अब आ रहे हैं के कविता की गलती पर और रुक कर रहे हैं टीएस सुधीर साहब का। सुधीर साहब, ये कब से ये अंदरूनी झगड़ा, ये आग खदबदा रही थी? कुछ सब अचानक से तो हुआ नहीं। कुछ दिन पहले चिट्ठी, कालेश्वरम बांध का पैसा किसके पास गया, किसने पैसा कमाया, ये झगड़ा असल में है किस बात का केसीआर के परिवार में? जी, पिछले साल तकरीबन 5.5 महीने का समय उन्होंने तिहाड़ जेल के भीतर बिताया था दिल्ली लिकर स्कैम के केस के तहत। तो उसके बाद से काफी रुख बदला है। मैं हमेशा से ही केसीआर का जो परिवार है उसको एक 5G परिवार कहता हूं कि बीआरएस भी एक 5G परिवार है। 5G एज इन केसीआर गारू, एज ए से इन तेलुगु, केटीआर गारू, कविता गारू, संतोष गारू एंड हरीश राव गारू। ये पूरा एक तरह का परिवार का पार्टी है और इन पांचों के पास ही पूरी तरह से ताकत थी। और केसीआर ने काफी चतुराई से एक तरह से डिविजन ऑफ पावर्स किया था। जैसे आपने आरजेडी की बात की, उसी तरह से हरीश राव और केटी रामाराव प्रदेश पॉलिटिक्स राजनीति में थे और कविता और संतोष एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में भेजा गया कि आप संसद का वहां का फ्रंट आप संभालिए। तो इस तरह का एक डिविजन ऑफ पावर था और मुझे नहीं लगता है कि कविता को उससे किसी तरह की तकलीफ थी पहले 5 साल 2014 से 19 तक, जब वो निजामाबाद से सांसद चुनी गई और संतोष राज्यसभा के सांसद थे। 2019 में वो निजामाबाद से हारी और काफी बुरी हार हुई, जिससे कि उनको काफी शर्म का सामना करना पड़ा, बिकॉज इट वाज चीफ मिनिस्टर्स डॉटर लूजिंग। तो उससे काफी एम्बेरसमेंट हुई बीआरएस को और खासतौर से कविता को। अब उनका कहना कि उनको जानबूझ के हराया गया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने 2019 के बाद ही इमीडिएटली आपके सामने सबके सामने कहा कि उनको हराया गया था बीआरएस के ही नेताओं द्वारा। 2019 के बाद अभी 6 साल हो गए हैं, 2025 में इस बात को क्यों कहा जा रहा है, ये काफी अहम बात है। और जितनी भी बातें उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, ये सभी बातें काफी साल पुरानी या काफी महीने की पहले की बातें हैं। अब उन बातों को उठाना और ये कहना कि देखो सीबीआई कि में अभी केस चलेगा मेरे पिता केसीआर के ऊपर। अब अगर कविता कह रही है कि कालेश्वरम में किसी तरह का घोटाला हुआ, किसी तरह का करप्शन हुआ, तेलंगाना का पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लूटा गया, तो ऐसा क्यों नहीं कहा जब कालेश्वरम तो 2014-15 से शुरू हो गई थी उस पर काम करना, जब सत्ता में थी 9.5 साल बीआरएस, उस समय पर कविता ने कभी भी इस तरह के करप्शन की बात क्यों नहीं कही? क्या हम माने कि जब the fingers were pointed at the chief minister, at the former chief minister and her father, only then कविता को चिंता होगी कि देखो कालेश्वरम में किसी तरह का घोटाला हुआ है? तो एक तरह से दिस एंटायर थिंग कि मैं जय तेलंगाना एंड आई विल डू दिस फॉर तेलंगाना थिंग स्मैक्स ए बिट ऑफ डबल स्पीक, ए बिट ऑफ हिपोक्रेसी। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि शायद ये भाई बहन का झगड़ा है। जैसा मैंने कहा कि डिवीजन ऑफ पावर्स खास साफ तौर पर केसीआर ने किया था। अब यस, कविता ऑब्वियसली वुड नर्स पॉलिटिकल एम्बिशंस कि उनको भी प्रदेश की राजनीति में होना चाहिए। अभी वो एमएलसी बनकर आई थी, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो जरूर है, लेकिन क्या ये सिर्फ भाई बहन का झगड़ा है? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने तो पूरा निशाना उन्होंने हरीश राव जो कि उनके कजिन ब्रदर हैं और संतोष कुमार जो उनके दूसरे कजिन ब्रदर है उन पर ताना। उन्होंने केटीआर जिनको कि उन्होंने थ्रू आउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस रामन्ना कह के बुलाए, यानी कि अन्ना एज इन एल्डर ब्रदर, उन पर निशाना नहीं साधा साफ तौर पर। तो आई थिंक देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। ये सीधा भाई बहन का झगड़ा नहीं है, देयर इज मच मोर हैपनिंग विद इन द फैमिली। और अगर उनको किसी ना किसी तरह का रोल चाहिए होता तो आई एम श्योर केसीआर एज ए डोटिंग फादर would have definitely given her some kind of space. So मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाई बहन का झगड़ा नहीं है, कुछ राजनीतिक मुद्दों के ऊपर या प्रॉपर्टी मैटर्स पर, जैसे कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी और उनकी बहन शर्मिला के बीच हुआ था, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि there is a lot happening within the family, within the party, और इस तरह से हरीश राव और संतोष, एक और मैं बात कहूंगा, संतोष एसेंशियली एक सहायक है, एक पर्सनल असिस्टेंट टू केसीआर, और उसके चलते उन्होंने, और वो राइट फ्रॉम द डेज ऑफ द तेलंगाना मूवमेंट केसीआर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप 2009 की तस्वीरें देखें तब भी आपको केसीआर जो कि व्हील चेयर पर बैठे हैं उनके पीछे संतोष आपको मिलेंगे, तो उनके साथ वो तब से जुड़े हुए हैं। तो संतोष एक पीए और बाद में वो राज्यसभा के सांसद बने,
उन पर निशाना साधने का मतलब है आप केसीआर को ही वीकन कर रहे हैं इनडायरेक्टली एज समबडी हु वाज विद केसीआर फॉर ऑल दीस इयर्स. सो Kavita obviously is doing a lot more than just kind of asking for her share of political stuff within the BRS. I think there is more than what meets the eye. सर आपने मैं अपने इंट्रो में नहीं जिक्र कर पाया, ये शर्मिला और जगन के झगड़े की क्या पृष्ठभूमि है? सिर्फ प्रॉपर्टी का झगड़ा है या क्या है? उसमें राजनीति, I mean, there were rumors that she had asked for some share in the political pie. बट जगनमोहन रेड्डी का मानना यह था कि वो अपने परिवार से किसी और व्यक्ति को एज ए पैरेलल पावर सेंटर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने किसी तरह की राजनीतिक भूमिका नहीं दी. लेकिन जो मेन झगड़ा चला था, जो कि अदालत में भी है, वो प्रॉपर्टी को लेकर था. सम शेयर्स व्हिच वर बिक्विथ्ड बाय द लेट वाईएस राजशेखर रेड्डी. तो प्रॉपर्टी को लेकर अभी भी अदालत में केस चल रहा है. तो वहां पर मुद्दा थोड़ा सा अलग है. राजनीति पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है, लेकिन यहां पर जितने भी इल्जाम कविता ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए और उससे पहले चिट्ठी में लिखे या उससे पहले बातें की इन द लास्ट 2 months, वो सारी की सारी राजनीतिक थी. तो ये झगड़ा पूरी तरह से राजनीतिक है, इसमें किसी तरह के प्रॉपर्टी मैटर्स की बात नहीं है. डज शी हैव एनी पॉलिटिकल क्लाउड या सिर्फ वाईएस राजशेखर रेड्डी की लेगेसी को, चूंकि वो उनके फादर हैं, क्लेम करने का वो है? क्योंकि कांग्रेस ने तो फटाक से उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, राहुल गांधी ने हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया जनता के सामने. आई डोंट थिंक पॉलिटिकल क्लाउड की बात करें तो शर्मिला के पास कुछ खास पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है. वो कांग्रेस को भी किसी भी तरह से ऊपर नहीं ला सकी. और कांग्रेस के विदिन कांग्रेस का मानना यह है कि अनलेस जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कम नहीं होता है, कांग्रेस वहां पर फिर से एक शक्तिशाली राजनीतिक दल की तरह नहीं उभर सकती है आंध्र प्रदेश में. क्योंकि जितना भी वोट शेयर वाईएसआर कांग्रेस को मिला था जब जगनमोहन रेड्डी ने स्थापना की थी 2011 में, वो ज्यादातर लोग कांग्रेस से ही वाईएसआर कांग्रेस की तरफ गए थे. तो कांग्रेस का मानना है कि वो घर वापसी होनी चाहिए. सिर्फ तेलुगु देशम या जनसेना या बीजेपी को अटैक करके फायदा नहीं होगा. लेकिन शर्मिला अगर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को ही अटैक करती रहती हैं, तो किस तरह से ग्रोथ होगी? एटलीस्ट पिछले कई महीनों से ग्रोथ नहीं देख पाई है. तो इस वजह से उनका, कांग्रेस का भी मानना है कि इट हैज नॉट बीन अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट एज फार एज आंध्र प्रदेश इज कंसर्न्ड. व्हाट अबाउट तमिलनाडु? हाउ इज कनिमोई प्लेस्ड? और एक तो सर मुझे थोड़ा ये करेक्ट करिए, मतलब मैं अनफॉर्चुनेटली तमिल भाषा नहीं जानता हूं, सही उच्चारण उनके नाम का क्या है? कनिमोड़ी. कनिमोड़ी. It's not Mozi. It is the Z in both Tamil and Malayalam is with the roll of the tongue, Kanimori. Kanimori. Okay. Just like it's not Kozi code, it is Kori code. कोई कोड. You need to roll the कनिमोड़ी. tongue downwards. कनिमोड़ी. तो वो जो द्रमुक फैमिली है उसके पावर स्ट्रक्चर में कनिमोड़ी का इनिशियली क्या था? मुझे ध्यान है एज ए स्टूडेंट, शायद मैं इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसके लास्ट पेज में छपा था कि ये कविताएं लिखती थी और अपने फादर को ड्राइव करके दिल्ली में कहीं ले जा रही थी. शी वॉज ऑन द ड्राइविंग व्हील. तो दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि अच्छा एक और पॉलिटिशियन है, उनकी बेटी है. ये सब वो दौर था ये जब अगाथा संगमा और ऐसे कई लीडर्स की बेटियां दिख रही थी. अर्ली 2000 वाला ये मामला है. तो वो करुणानिधि फैमिली में उनकी क्या पोजीशनिंग है? कभी उनको चैलेंजर के तौर पे माना गया या शी ऑलवेज न्यू हर लिमिटेशंस? और उन्होंने कैसे साइड किया जागिरी स्टालिन का एक समय विवाद चला? अब तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो सक्सेशन की लड़ाई तो सेटल्ड है कि अभी स्टालिन है, उसके बाद उनके बेटे उदय हैं. थोड़ा वो बताइए कनिमोई की पॉलिटिक्स के बारे में. कनिमोड़ी अगर उनकी पर्सनालिटी को देखें तो वो अपने पिता से काफी वेरी सिमिलर टू द लेट करुणानिधि, बिकॉज वो भी कविताएं लिखते हैं जस्ट लाइक हर फादर. सो इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी वर्क वो काफी सिमिलर हैं. लेकिन वहां पर भी जस्ट लाइक बीआरएस, इनफैक्ट बीआरएस का जो मॉडल था वो कई तरीके से आप देखें तो वो डीएमके से काफी सिमिलर था कि कविता संसद जाएंगी, दिल्ली का छोर संभालेंगी और यहां पर केटी रामाराव हैदराबाद में तेलंगाना का छोर संभालेंगे. तो कनिमोड़ी का भी वही था, वो सांसद बनी और वो दिल्ली चले गई. जब और जहां तक प्रदेश राजनीति का सवाल था, वहां के नेता एमके स्टालिन थे, जिनका कि काफी विवाद हुआ अपने बड़े भाई एमके अड़गिरी के साथ. लेकिन अड़गिरी का एक तरह से क्लाउड पूरे प्रदेश में कभी भी नहीं था. वो खासतौर से सिर्फ जो दक्षिण तमिलनाडु के मदुरई इलाके में ही उनका एक पॉलिटिकल क्लाउड था, राजनीतिक
क्लाउड था, लेकिन पूरे तमिलनाडु में उनकी कोई छवि ऐसी नहीं थी। उनको करुणानिधि के बड़े बेटे के रूप में ही देखा जाता था। लेकिन एम के स्टालिन, चूंकि उन्होंने राजनीति इमरजेंसी के समय से शुरू की थी, तो उन्होंने डीएमके में काफी अलग अलग पदों पर काम किया था। चेन्नई के मेयर रहे थे, यहां पर प्रदेश में मंत्री रहे, उसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अपने पिता के निधन के बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो एम के स्टालिन हैज रिजन थ्रू द रैंक्स। तो किसी को भी एक तरह से डायरेक्टली ऑन अ प्लेटर नहीं दिया गया एज फार एज सक्सेशन इज कंसर्न विद इन द डीएमके। तो बिटवीन, और यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि स्टालिन कनिमोझी के सौतेले भाई है, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बीआरएस और वाईएसआरसीपी से थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन अभी जहां तक सवाल है, आई थिंक इट इज क्वाइट सेटल्ड दैट कनिमोझी उनका दिल्ली का फेस है, उनको पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर भी बनाया गया है। तो एक तरह से स्टालिन ने उनकी भूमिका को एक्नॉलेज किया है कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, कनिमोझी विल बी द फेस ऑफ द डीएमके इन दिल्ली। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, ये तो इमीडिएट बात हो गई उनकी। ओवरऑल एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, क्यों बेटियां पॉलिटिकल फैमिली में सक्सेसर नहीं हो पाती हैं? मतलब सिर्फ पैट्रियार्कीज़ की वजह है, इलेक्टोरल जो हमारा एक बिल्ड होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उनके बीच एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है? बाय एंड लार्ज ये एग्जैक्टली है क्या? हाउ शुड वी लुक एट इट? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहा गया हो कि साहब इनकी राजनीतिक या प्रशासनिक क्षमताएं अच्छी नहीं हैं इसलिए इनको नहीं मिला। क्योंकि जहां जहां मौका मिला है, देखिए सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, मायावती, शीला दीक्षित, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ। मतलब आपकी उनसे बहुत पॉलिटिकल डिफरेंस इंडिफरेंस हो सकते हैं। और इंदिरा गांधी, हालांकि इंदिरा गांधी के केस में क्या था कि उनके सामने कोई चैलेंजर नहीं था, है ना, प्रकट तौर पे। बाकी उनकी फैमिली में चैलेंजर थे। शी नेवर लाइक्ड हर बुआज, विजय लक्ष्मी पंडित, कृष्णा सिंह, वो एक चैलेंज था। प्रियंका वाले केस में भी हमने वही देखा कि गांधी फैमिली प्रेफर्ड राहुल ओवर प्रियंका। क्या लगता है आपको, क्यों पॉलिटिकल फैमिलीज ठिठक जाती हैं इस मामले में? क्या माइंडसेट है? पैट्रियार्की हैज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी एंड मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल उससे कुछ ज्यादा अलग है। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर राजनीतिक समझबूझ, द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट एज ए पब्लिक स्पीकर, आई डोंट थिंक कविता केटी रामाराव से किसी भी तरह से कम है। इनफैक्ट वो अलग अलग भाषाओं में, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या तेलुगु हो, जस्ट लाइक देयर फादर, वो तीनों भाषाओं में काफी अच्छा बोल लेती हैं। तो एज ए राजनीतिक नेता के रूप में वो अपने भाई से किसी भी तरह से कम नहीं है। जिस तरह से केसीआर ने इस चीज को देखा होगा कि केटी रामाराव के पास अभी, क्योंकि वो मंत्री बनकर रहे हैं पिछले कई सालों से, एक तरह से उनको ग्रूम किया जा रहा है ताकि वो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करके उस तरह का अनुभव पा सके। और कविता को कहा गया कि आप दिल्ली का छोर संभालिए। और अगर वो निजामाबाद से शायद दूसरी या तीसरी बारी जीत जाती तो कोई दिक्कत होती भी नहीं, शायद इस तरह का विवाद आता भी नहीं। लेकिन चूंकि वो हार गई और उनको पता नहीं चला कि मैं आगे क्या करूंगी राजनीति में अगले कई साल, तो उनको लगा कि शायद मेरी भी कोई भूमिका होनी चाहिए राज्य में। अब राज्य में उन्होंने क्या किया, एक तेलंगाना जागृति नामक एक नॉन पॉलिटिकल फ्रंट उन्होंने फ्लोट किया, जो कि एक तरह का कल्चरल यूनिट था, जो कि दशहरा के समय यहां पर बतुकम्मा फेस्टिवल, त्योहार वगैरह को ऑर्गेनाइज करता था। और शायद केसीआर को भी लगा कि इससे एक तरह से पार्टी को फायदा ही होगा, क्योंकि महिलाओं के बीच में उनका एक फेस काफी स्ट्रांग रहेगा। और जहां तक बीआरएस का सवाल है, कभी भी केसीआर ने इस बात से मना नहीं किया है कि कविता ही उनकी महिला वोट बैंक के बीच में वो ही सबसे प्रमुख दावेदार हैं। लेकिन चूंकि कई सारे दावेदार थे, हरीश राव भी इन हिज ओन राइट, इनफैक्ट ही इज सीनियर टू बोथ केटीआर एंड कविता विद इन द बीआरएस, और तेलंगाना और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी हरीश, केटीआर और कविता दोनों से ही काफी सीनियर है, उम्र में भी बड़े हैं। तो ऑब्वियसली जब यहां पर तीन बड़े मुख्य दावेदार हो जाते हैं तो ऑब्वियसली केसीआर को किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना था। तो इसके चलते केटी रामाराव को चुना होगा। हाँ, इसके पीछे एक पेट्रियार्कल सोच हो सकती थी कि मैं बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊं, ये जरूर हो सकती थी, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता हूं केसीआर ने क्या सोचा होगा। लेकिन ब्रॉडली दिस वाज द डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर बिटवीन दीज थ्री प्लेयर्स। और जैसा मैंने कहा, बीआरएस एसेंशियली इज अ फैमिली रन पार्टी, जस्ट लाइक मेनी अदर रीजनल पार्टीज जिस तरह से होती हैं,
परिवार ही उसमें सब कुछ होता है। यहां पर भी यही था, जैसे मैंने कहा, इस पार्टी को मैं हमेशा एक 5G पार्टी कहता हूं, और अब 5G 4G हो गई है कविता के एग्जिट के बाद। और उनकी ये शायद ये कोशिश रहेगी कि निशाना अगर संतोष और हरीश राव पर डाले तो ये 4G से लेकर 2G पार्टी हो जाएगी। और 2G पार्टी, एज यू नो, बोथ इन टेलीकॉम एज वेल एज इन पॉलिटिकल पावर, ज्यादा शक्तिशाली नहीं रह सकती।